हाय मेरे प्यारे छात्रों एवं मित्रों, आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और इसमें अगर कोई कमी होती तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट ज़रूर करिएगा। वीडियो जो है आप लोगों का टीजीटी और पीजीटी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके पर आधारित है। उससे संबंधित यहाँ पर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। उस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन भी हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराते समय देंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा और अगर आप लोगों से हो सके तो आप लोग अपना चैनल समझकर इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे हम और भी वीडियो लेकर आएँ। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगी तो और अधिक मात्रा में वीडियो लाएंगे, जिससे आप लोगों का जो जनरल एग्रीकल्चर है वो पोर्शन मैं यहाँ से कवर कर लूँगा। तो मैं अगला जो वीडियो बनाऊँगा वो व्यूअर के आधार पर बनाऊँगा। अगर व्यूअर अच्छे खासे आते हैं तो इसमें मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर है? तो इसका आंसर है वर्षा पर। भारत को कहा जाता है कि जो भारत है, भारत की जो खेती है वो वर्षा पर आधारित है, क्योंकि भारत की खेती को जुआ कहा जाता है। क्यों इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्षा होता है या नहीं होता है वो उस पर डिपेंड करता है। और इसमें अगर हम लोग बात करें कि भारत की जो क्षेत्र है, भारत में लगभग 33% से के आसपास का जो क्षेत्र है वही सिंचित है और शेष जो एरिया है वो अनइरिगेटेड है, मतलब असिंचित है, जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है उसको हम क्या कहते हैं? तो ऐसी फसल जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है वह रबी की फसल कहलाती है। अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई करते हैं और इसकी जो हार्वेस्टिंग है अप्रैल मई में करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है वह कौन सी फसल कहलाती है? तो ये फसल खरीफ की फसल कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच में तैयार की जाती है। जैसे मान लीजिए रबी की फसल हार्वेस्ट हो गई और अगली फसल खरीफ की बुआई करनी है, तो उसके बीच में हम क्या करते हैं, एक जो है 60 ड्यूरेशन की जो हमारे कुकर विदेशी कुल के खीरा है, ककड़ी है, कद्दू है, इन सब की खेती कर लेते हैं, जिसको हम लोग जायद की फसल कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कौन कौन सी है? तो देखिए ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, चावल, तिल आदि। इसके साथ साथ अरहर भी है जो इसका है। इसके बाद जितने भी हमारे मिलेट्स होते हैं, स्पार मिलेट, फिंगर मिलेट है ना, कोकून, कोदो है ना, चीमा, ये सब जो होते हैं ये खरीफ सीजन की फसलें हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि रबी की फसल कौन कौन सी है? तो गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों आदि ये क्या है? रबी की फसलें हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, सामान्य सा क्वेश्चन आ जाता है। अभी इसमें मैं बहुत लोग कास्ट का मतलब ऐसा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा हूँ कि जो मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं है, लेकिन आगे जो हम क्वेश्चन लेकर आएंगे वो काफ़ी डेप्थ में होंगे, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। इसमें भारत में सबसे अधिक मात्रा में किसकी फसल उगाई जाती है, कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसमें धान है। आप लोगों को मालूम है पिछले 10 सालों से ये देखने को मिल रहा है कि जो धान का एरिया भारत में है वो लगभग 43 से 44-45 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कांस्टेंट है, ना इसमें बढ़ोतरी हो रही है ना ये घट रही है एरिया। तो एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिछले 10 साल से एक डिकेड में किस फसल का एरिया जो है कांस्टेंट है? तो आप क्या लगाएंगे? राइस लगाएंगे। भारत में सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो धान का है, जो कि इस समय लगभग 44 मिलियन हेक्टेयर है। और विश्व में अगर हम बात करें कि सबसे अधिक जो एरिया है वो गेहूं का है। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक गेहूं का है और वो लगभग ये समझ लीजिए कि जो एरिया है भारत का जो विश्व का जो एरिया है उसके अनुसार अगर देखा जाए गेहूं का, तो वो लगभग 215 से लेकर 217-18 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है कल्टीवेटेड एरिया। और विश्व में भारत में अगर हम देखें गेहूं का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत में गेहूं का क्षेत्रफल सभी लोग नोट करते रहेंगे। भारत में गेहूं का क्षेत्रफल है लगभग 30 to 31 मिलियन हेक्टेयर के आसपास होता है। इसका मतलब यह है कि धान, भारत में सबसे अधिक धान उगाया जाता है, विश्व में सबसे अधिक गेहूँ उगाया जाता है। ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में धान का उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर गेहूं का उत्पादन होता है सीरियल्स में। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में अगर किसी फसल की उत्पादन होता है तो वो मक्के की होती है। ठीक है, सीरियल्स में। ठीक है, अगर देखा जाए कि भारत का धान और चावल या धान के उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो चाइना के बाद दूसरा स्थान है। और गेहूं का भी यही है हाल है जो धान का है। गेहूं में भी भारत का चाइना का पहला स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नोट कर लेनी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। ये हरित क्रांति एक्चुअली भारत में है। भारत में हरित क्रांति का जनक जो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी को माना जाता है। और उसके बाद अगर विश्व में हम लोग बात करें हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो विश्व में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो डॉक्टर नॉर्मन इवोलॉग जी हैं। और हरित क्रांति से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप याद रखिएगा। हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966-67 के दशक में हुई थी। और हरित क्रांति सबसे पहले 1945 में अगर देखा जाए गेहूं पर लागू हुई थी। और उसके बाद हरित क्रांति का इफेक्ट जो है धान पर देखने को मिला। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरित क्रांति का इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस फसल पर देखने के लिए मिला, तो इसको आप याद रखेंगे। हरित क्रांति का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला वो किस पर मिला, धान और गेहूं पर। ये 2 फसलें हैं जिसके लिए मिला, ठीक है। हरित क्रांति में विश्व में जो जनक हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं, इसको आप याद रखेंगे, ये भारत में है। अगर आपको एवरग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, एवरग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ एवरग्रीन रेवोल्यूशन, तो उसका आंसर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस फसल पर सबसे ज़्यादा अधिक उपयोगी रही, तो अभी मैंने इसको बताया, गेहूं और चावल पर हरित क्रांति सबसे ज़्यादा उपयोगी रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। पहला स्थान चाइना का है फल उत्पादन में। फल और सब्जी दोनों के उत्पादन में भारत का जो है दूसरा स्थान है, पहला स्थान चाइना का है, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे। फल में अगर हम लोग बात करें तो अपने भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल मैंगो का है। और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बनाना का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो अभी हमने बताया। ऊपर कौन सा क्वेश्चन था, सब्जी था क्या, अच्छा फल था, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। अगला है सब्जी में भी है, इसको आप याद रखेंगे। सब्जी उत्पादन में यहाँ पे सब्जी होना चाहिए था। सब्जी उत्पादन में भी दूसरा स्थान है, जो कि हमने बता दिया है। अगला है, नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है, तो नीली क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य उद्योग से है, जिसको हम लोग जो है ब्लू रिवोल्यूशन कहते हैं, मछली पालन से है। इसको भी आप याद रखेंगे, ये बहुत पूछी जाती है। जनरली कंपटीशन में ये क्वेश्चन आ जाता है सबसे ज़्यादा। अगर कोई क्रांति पूछी जाती है तो वो हरित क्रांति के बाद नीली क्रांति पूछी जाती है, इसको आप याद रखेंगे। अभी आपको मालूम है 2021 का जो विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है, शकुंतला जी को दिया गया है, वो मछली से संबंधित ही उनका भी क्षेत्र था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है, दुग्ध उत्पादन से, इसको मालूम है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी श्वेत क्रांति लेकर आए थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी हैं। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दूसरा विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था 1989 में, ठीक है। उसके बाद पहला जो विश्व खाद्य पुरस्कार है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को दिया गया था 1987 में। और विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना जो है FAO के द्वारा 1986 में की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है, तो इसको आप याद रखेंगे। सुनहरी क्रांति जो है, जिसको हम लोग गोल्डन रेवोल्यूशन कहते हैं, ये बागवानी और शहद उत्पादन से संबंध रखती है, ठीक है। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे गोल्डन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है, तो गुजरात में उगाई जाती है, इसको आप याद रखेंगे। मूंगफली से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इसका वाइट ग्रब है, पूछा जाता है कि इसका वाइट ग्रब किसका इंसेक्ट है। और एक टिक्का डिजीज है, इसको भी आप याद रखेंगे, जनरली सामान्यतः पूछ ली जाती है, मूंगफली से संबंधित है। अधिकीलन होता है, जिसको हम लोग पेगिंग डाउन कहते हैं, ये भी मूंगफली से ही संबंधित है। पॉपिंग होती है, कैल्शियम की कमी से होती है। जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो जो इसका पॉड होता है, मतलब जिसको हम फली कहते हैं, फली जो है विदाउट कर्नेल होती है, उसमें सीड नहीं होते हैं, इसलिए उसको हम लोग उस कंडीशन को क्या कहते हैं, पॉपिंग कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है, तो भारत में अगर हम देखें कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है चावल के उत्पादन में, तो इसमें जो है पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। उत्पादकता में भी पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है। उत्पादन में अगर हम लोग बात करें तो जो पश्चिम बंगाल है वो अश, अमन और बोरो तीनों प्रकार के चावल का उत्पादन करता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है। और दूसरे नंबर पे क्या है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। चावल आप लोग कमेंट करके बताएंगे चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, ओके। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है, ओके। अगला क्वेश्चन है, रेशे वाली फसलें कौन कौन सी हैं, इसमें देखिए कपास, जूट और सन लिखा है, जिसको हम लोग पटसन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे एक और कपास रेशे वाली फसल है, जो लिनसीड से भी हमको रेशा प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो दो फसलें हैं, केनेफ और रोसेली, केनेफ और रोसेली 2 फसलें हैं जिससे रेशा प्राप्त किया जाता है।
और ये जो केनेफ और रेसेली का रेशा है इसको हम लोग संयुक्त रूप से मेस्टा कहते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके जो वेल होते हैं, गांठ होती है, तो उसका वेट कितना होता है, तो इसको आप याद रखें। कपास का 170 होता है, जूट का 180 होता है, और जो मेस्टा होता है, अभी हमने बताया ना मेस्टा का, जो मेस्टा होता है जो रोसेली और केनेफ से मिलता है, जो कि मालवेसी कुल का एक पौधा है, उनसे उनका जो छाल है उससे प्राप्त किया जाता है पर्सन सॉरी मेस्टा। तो मेस्टा का जो एक गांठ का भार होता है वो 181 kg होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला है, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व सब क्षेत्र मतलब संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना है, कृषि से संबंधित और कृषि का। तो इसका आप याद रखेंगे 13.9, 13.67, 13.5 के आसपास इसका मिलता है अलग अलग जगह पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये कम हो गई है। पहले 1950 के दशक में इसकी संख्या थी 52%। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि भारत की जो स्थिति है वो एग्रीकल्चर में डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे ये स्थिति इंक्रीज होगी, ठीक है, डिक्रीज होगी, वैसे वैसे जो भारत है वो डेवलपिंग कंट्री की ओर बढ़ेगा। जो डेवलप्ड कंट्रियाँ हैं, डेवलपिंग तो है ही है, जो डेवलप्ड कंट्रियाँ हैं, विकसित देश हैं, और उनका जो GDP है वो लेस देन 5 है ना, % के आसपास होता है टोटल शेयर में एग्रीकल्चर का। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती है, तो तमिलनाडु। देखो करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन है कि ट्रेडिशनल एरिया होता है, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर हम गेहूं की खेती या धान की खेती नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पंजाब और हरियाणा को नॉन ट्रेडिशनल एरिया कहा जाता है राइस के लिए, ऐसे ही तमिलनाडु को जो है नॉन ट्रेडिशनल एरिया कहा जाता है व्हीट के लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था 20वां क्वेश्चन। आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हमारा ये सेशन कैसा रहा, और अगर अगला वीडियो आपको लेना है, पाना है, प्राप्त करना है, तो मैं और भी अभी तो मैं बहुत नॉर्मल क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं जनरल एग्रीकल्चर का लेकर आऊँगा आपके PGT और TGT के लिए। आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, जिससे हमारी जो उत्साह है, उत्साह और अधिक बढ़े, और मैं अगला वीडियो लेकर आऊँ। वीडियो बनाने में थोड़ा समय लगता है, टाइम की समस्या होती है, तो वो सब चीज़ें होती है देखने के लिए, लेकिन यह है कि अगर आपका हमें सपोर्ट मिलता है तो मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही है। सभी को धन्यवाद।